जय हिंद जोहार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के उन सभी VVI MCQ प्रश्नों को जो 2024 के फाइनल एग्जाम में पूछे गए थे बच्चों। और इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को 2026 का जो फरवरी के अंतिम दिनों में जो एग्ज़ाम होना है उसमें इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग उन सभी एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं बच्चों, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि पूरी एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यह एकमात्र चैनल है बच्चों जहां आप लोग को सटीक प्रश्नों की तैयारी करवाते हैं, जो कि एकदम परफेक्ट एग्जाम में भिड़ता ही भिड़ता है। ठीक है, तो आइए एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गणित के देखेंगे और सामाजिक विज्ञान को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कुल जो समय आप लोग को रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और सारे के सारे प्रश्न MCQ टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो प्रश्न है सबसे पहला आपके पास में कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी। अब बेटा आप समझिए यहाँ पे कोशिका की खोज कब किया था बेटा। तो सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, याद रखना 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, लेकिन ये जो कोशिकाएं थी ये मृत कोशिका थी बेटा, याद रखना मृत कोशिका थी। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में ल्यूएन हुक ने किया था। ठीक है, अब सबसे जो बड़ी कोशिका होती है, ठीक है, वो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, शुतुरमुर्ग का अंडे का होता है। और सबसे जो छोटी कोशिका होती है, ठीक है, वो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है बेटा? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। अब समझिए कोशिका के जो होता है, ठीक है, ये जीवन के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि जीवन की सबसे रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो बेटा याद रखोगे कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। तो यहाँ पे होगा सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, अमीबा बेटा समझते जाइए, अमीबा क्या है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब एक कोशिकीय जीव कहने का अर्थ है कि अमीबा में समस्त क्रियाएं जो होती है वो एक ही कोशिका से होती है और इसका निर्माण भी एक ही कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, अमीबा जो होता है उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, कोई निश्चित आकार नहीं होता बेटा। ठीक है, ये समझ लिया। अब अमीबा में जो होता है, जो जनन होती है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। याद रखिएगा, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। अमीबा जो होता है अपना भोजन जो होता है वो कैसे करता है? तो कुटपाद के सहारे जो होता है, ये दिख रहा है, यही कुटपाद है। कुटपाद के सहारे जो खाद्य कण होते हैं उसको अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न के साथ में हम लोग कई प्रश्नों को देखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि डेंगू परजीवी का वाहक। अब समझिए डेंगू जो है, डेंगू, ठीक है, तो डेंगू परजीवी का वाहक मतलब डेंगू जो बीमारी होता है बच्चों, ये किसके कारण होता है? तो ये मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। किसके कारण होता है? मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। जबकि जो मलेरिया है बेटा, याद रखना मलेरिया वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखोगे। ठीक है, तो डेंगू किसके कारण होता है? तो मादा एडिस मच्छर के काटने के कारण होता है। अगला प्रश्न आपके पास में है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था है। अब समझिए बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु चैप्टर में पढ़े होंगे। तो धातु क्या होता है? धातु आघातवर्ध होते हैं, धातु तन्य होते हैं, धातु चमकदार होते हैं, धातु क्या होते हैं में एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है, धातु विद्युत के धनात्मक होते हैं। ठीक है, कई गुण हैं। अधातु क्या होता है? तो अधातु प्राय जो होता है उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, धातु प्राय ठोस नहीं होते हैं। ठीक है, अधातु जो होते हैं प्राय। अब पूछ रहा है बच्चों कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो बेटा आप सभी याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि पारा, तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। अगर आपसे धातु पूछ लिया जाए तो पारा, अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है, आप समझिए बच्चों, यहाँ पे समझिए जाइएगा। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक ऐसा अधातु है बच्चों
जो चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो धातुएं होती है वो चमकदार होती है और धातुएं प्रायः चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकदार होती है। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ग्रेफाइट। याद रखना बेटा, ग्रेफाइट। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक ही वीडियो में कई प्रश्नों को आप लोग देख लेंगे। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, क्या है? अधातु है जो क्या होता है? विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी ग्रेफाइट कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? तो आप लोगों ने पेंसिल देखा होगा, जो कट पेंसिल जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें एक लीड लगा हुआ होता है काले रंग की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। अब समझिए बेटा, ये जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ये जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ये किसका रूप है? तो ग्रेफाइट जो है बेटा, ये कार्बन का अपरूप है। किसका है? कार्बन का अपरूप है, अपरूप है। ठीक है, अब अपरूप क्या होता है? तो जब कोई तत्व, ठीक है, या पदार्थ दो या दो से अधिक रूपों में विद्यमान होता है तो प्रत्येक रूप को अपरूप कहते थे, इस घटना को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अब आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कौन सी धातु विद्युत का चालक है? तो कौन सी धातु जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है बेटा? तो याद रखिएगा, चांदी। ठीक है, इसके बाद तांबा, फिर क्या होगा? तो फिर एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली अभी हम लोग जो है सबसे अधिक एल्यूमिनियम का उपयोग कर रहे हैं, चूँकि चांदी और तांबा जो है, ठीक है, तांबा, चांदी और सोना जो है सब काफ़ी महंगा होता है बच्चों। ठीक है, जिन कारण से इसका उपयोग जो है हम लोग विद्युत तार के रूप में नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? आघातवर्ध का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो किसी धातु को पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने की गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनता कहते हैं। तो सबसे अधिक आघातवर्ध जो होता है वो चांदी होता है। आप सभी याद रखिएगा बेटा, चांदी। अगर तन्यता की आपसे बात करें, ठीक है, तो सबसे अधिक तन्य धातु जो होता है वो सोना होता है। ठीक है, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। कितनी लंबी? 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। तो सबसे अगर अधिक तन्य धातु आपसे बात करें तो सोना। ठीक है, सबसे अधिक आघातवर्ध का बात करें तो चांदी। ठीक है, और सबसे कठोर बात करें बेटा, सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम। प्लेटिनम कौन सा हो जाएगा? प्लेटिनम। लेकिन सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो आपसे तो कहोगे सर हीरा होगा। ठीक है, आप समझिए, आपसे पूछ जाएगा किस धातु का उपयोग आभूषण बनाने में के लिए किया जाता है? तो याद रखना, सोना। क्या? सोना और चांदी तथा प्लेटिनम। प्लेटिनम। ठीक है बेटा, याद रखना, प्लेटिनम। क्यों किया जाता है बेटा? क्योंकि ये जो होता है बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है, जिस कारण ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? इनकी चमक जो होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है और ये संचरित नहीं होती है। ठीक है, अब समझिए, आपसे पूछ लिया जाएगा कि शुद्ध जो सोना होता है कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध जो सोना होता है बेटा वो 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है? 24 कैरेट। इसमें से जो होता है 22 कैरेट जो होता है वो प्योर शुद्ध होता है, और इसमें 2 कैरेट जो होता है इसमें अन्य धातु को मिला दिया जाता है, प्लेटिनम वगैरह को। क्यों? क्योंकि इसमें कठोरता लाने के लिए। अगर शुद्ध धातु को आभूषण बना दिया जाए तो ये काफ़ी लचीले होंगे, जिस कारण से ये टूट जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आभूषण की शुद्धता की पहचान किससे मापी जाती है? तो आभूषण की शुद्धता को किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है बेटा? तो कैरेट से मापा जाता है। देखिए, एक प्रश्न के साथ हम लोगों ने कितने प्रश्न को देखा, तो इस प्रकार के कई प्रश्न है। समझिए कितने प्रश्न को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते बेटा तो निश्चित है इससे बाहर एक भी एग्जाम में नहीं आने वाला। मैं भरोसा दिलाता आप लोग को कि इस वीडियो को आप लोग बने रहिए। जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सारे वीडियो को देखिए, एक भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दे दिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो विद्युत तार के रूप में किया जाता है। सबसे अधिक जो होता है वो तांबा होता है। ठीक है, तांबा का उपयोग जो होता है बच्चों सबसे अधिक विद्युत तार के रूप में किया जा रहा है, चूँकि ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल? आप लोगों ने विद्युत सेल देखा होगा, बैटरी देखा होगा बच्चों। इसमें कितने टर्मिनल होता है? तो 2 टर्मिनल। तो कौन कौन होता है? तो एक तो धनात्मक को आप लोग देखे होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्लस वाला, और दूसरा क्या देखा होगा? तो दूसरा आप लोगों ने देखा होगा बेटा ऋणात्मक, जिसको हम लोग माइनस कहते हैं। ठीक है, तो कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक, आदर्श ईंधन के गुण क्या होते हैं?
नहीं है। आप समझिए बेटा, आदर्श ईंधन मतलब अच्छा ईंधन। आदर्श हम कहेंगे कि तुम आदर्श लड़के हो। आदर्श लड़के मतलब तुम्हारे अंदर जो है सब अच्छे अच्छे गुण है, तो ठीक है। तो उसी प्रकार ईंधन के रूप में आदर्श ईंधन किसको कहेंगे? तो बेटा जो सस्ता होगा बिल्कुल, जो महंगा होगा नहीं, महंगा होगा उसको अच्छा नहीं कहेंगे, सहज उपलब्ध होगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो महंगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, चूंकि आदर्श ईंधन का गुण नहीं कि ये महंगा होना चाहिए। आप बेटा समझिए आदर्श ईंधन कहते किसको, समझ लीजिए। तो ऐसे ईंधन जो सस्ता हो, सबसे पहला समझ लीजिए सस्ता हो, जो पर्यावरण को प्रदूषण ना करे, यानी कि प्रदूषण मुक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो, जो जिसका भंडारण आसान हो, भंडारण आसान हो। भंडारण आसान का मतलब है बेटा जिसको रख रखाव आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग आदर्श ईंधन किसको कहेंगे? तो जो सस्ता हो, जो प्रदूषण मुक्त हो, जिसका भंडारण आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुण है, ये गुण है, ये आपका जो है गुण नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे बल क्या? अब समझिए बेटा बल, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। तो बल क्या है? तो बल क्या है? तो बल एक प्रकार का क्या है, शक्ति, दाब, घर्षण और आकर्षण है। तो बल एक प्रकार का क्या है? तो बल एक प्रकार का शक्ति है, ठीक है। अब बल का SI मात्रक क्या होता है बेटा? तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन, जिसे हम लोग N से सूचित करते हैं। अब बल क्या है? तो किसी भी बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है बेटा, या तो परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, ठीक है। अब समझिए, जैसे मान के किसी वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं, तो क्या हो, या तो इसकी स्थिति को परिवर्तन कर देगा, या नहीं कर पाएगा तो परिवर्तन करने का चेष्टा जरूर करेगा, ठीक है। अब समझिए अगर कोई गतिशील गेंद है तो वो लुढ़क रहा है, तो इसको हम लोग अगर बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो रुक जाएगा, या तो फिर धीरे, इसमें क्या होगा, इसकी जो गति होगी धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो बल क्या है? तो बल एक प्रकार का बाह्य कारक है, ठीक है। तो फिर दाब तो नहीं होगा बेटा, घर्षण नहीं होगा, या शक्ति ही होगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जिसे N से करते हैं। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए हमको लग रहा है बल का जो होगा ये अपकर्षण बेटर होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा ये होगा अपकर्षण। चलिए अब समझिए यहाँ पे बल, दाब का क्या? तो देखिए दाब जो होता है बच्चों, इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो दाब जो होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है? तो आप सब रखोगे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब का SI मात्रक होता है बेटा पास्कल, क्या होता है, पास्कल, ठीक है, जिसे हम लोग PA से इंडिकेट करते हैं। घर्षण, ठीक है, अगला है घर्षण, फिर है अपकर्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। आप समझिए बेटा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यहाँ एक चीज निकल के आया, प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिसे प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, यानी जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया। किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया, ठीक है। तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, ठीक है, जो समाप्त होने की स्थिति में हो, तो जिसको लगातार उपयोग करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे संसाधन? तो जितने भी खनिज पदार्थ है बच्चों, इस खनिज संसाधन है, ये सारे के सारे क्या है, समाप्त होने वाले संसाधन। इसी को एक हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या कहते हैं बेटा? अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे देखिए खनिज जो है, खनिज के मतलब कोयला वगैरह, अभ्रक वगैरह, ये सब जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, खनिज तेल, ठीक है, खनिज पदार्थ है, खनिज संसाधन है। तो ये सब क्या भंडारण क्या है बेटा? तो जो है सीमित है, यानी कि ये समाप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा। अब आप लोग समझ रहे हैं वायु, क्या वायु समाप्त हो रहा है क्या? नहीं ना। सूर्य का प्रकाश क्या समाप्त हो सकता है क्या? नहीं। चलिए कह रहे वैश्विक गर्मी का कारण है। वैश्विक गर्मी का दूसरा नाम है बेटा विश्व उष्णता, विश्व उष्णता, ठीक है। तो दिन ब दिन आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है इनका तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ये तापमान में वृद्धि किनके कारण हो रहा है बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, ठीक है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इनके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विश्व उष्णता के नाम से जानते हैं, जिसको वैश्विक गर्मी की कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विश्व उष्णता के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है तो CO2। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है बेटा, तो याद रखोगे SO2, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास में है कि दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग दूषित पानी का सेवन करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो कौन कौन सा रोग है बेटा जो आप लोगों ने देखा होगा अपने जीवन में जो हमें हुआ है, ठीक है। तो जब दूषित पानी यानी कि गंदा पानी का सेवन करोगे तो टाइफाइड होगा। आप लोग देखे होंगे खास करके भी जो बुखार माथा दर्द होना स्टार्ट होता है तो तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेटा क्या करता है, ये ब्लड का चेकअप करते हैं और ब्लड का चेकअप करने के बाद कहता है कि आपका टाइफाइड हो गया। क्या होता है, टाइफाइड। तो टाइफाइड किसके कारण हो रहा है, तो दूषित पानी के सेवन करने से हो रहा है। चलिए ये तो ठीक है। खांसी भी आप लोग देखे होंगे, अधिकतर बच्चे को अभी हमने देखा था कि खांसते हुए काफ़ी खांस रहे थे। ये खांसी भी किसके कारण हो रहा है, तो दूषित जल के सेवन करने के कारण, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा इनमें से सभी। ये चेचक जो होता है बच्चों, ये चेचक जो है वो दूषित जल के सेवन से नहीं होगा। तो यहाँ का आपका ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइफाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइफाइड। ठीक है, खांसी भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा करेक्ट, टाइफाइड। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं। अब समझिए बेटा, जब हमारा पृथ्वी जो है, कभी आप लोगों ने क्या किया होगा, हिलते हुए देखे होंगे घर गांव में अपने माँ बाप से सुना होगा कि भूकंप आ गया, क्या हो गया, पृथ्वी डोलने लगा। ठीक है, कई जो दरवाजे हमारे घरों में लगे होते हैं वो क्या होता है, हिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, तो भूकंप कहते हैं। भूकंप को किससे मापा जाता है बेटा, तो सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, किसमें मापा जाता है, सीस्मोग्राफ। इसकी जो तीव्रता होती है इसको रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। अगर यहाँ पे इसकी तीव्रता 7 से अधिक हो गया तो ये काफ़ी विनाशकारी होता है। याद रखिएगा, काफ़ी विनाशकारी होती है। तो पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इसको सीस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो बेटा देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ठीक है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कह रहे द्वितीय प्रदूषक कौन है, द्वितीय प्रदूषक कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा द्वितीय प्रदूषक कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आप लोग देखे होंगे बच्चों कि विश्व उष्णता हो रही है, यानी कि दिन व दिन क्या हो रहा है कि गर्मी बढ़ती जा रही। क्या हो रही है बेटा, गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। अब कोशिकीय जो श्वसन की क्रिया होती है कहाँ से होती है बेटा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और गोल्जी का है। तो जो श्वसन क्रिया का स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। बेटा आप सभी याद रखिएगा, क्या कहते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस। अब समझिए, हम लोग घर में जो बिजली प्राप्त होती है कहाँ से होती है, तो पावर हाउस से कर। ठीक उसी प्रकार कोशिका में जो होते हैं उनमें जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है बेटा वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। कहाँ से है, इसलिए कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, अब समझिए राइबोसोम क्या करता है, तो राइबोसोम जो होता है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहता है, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो राइबोसोम को क्या कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गिरहघर, तो फिर जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, कोशिका की खोज कब हुई थी, तो बेटा क्या इसका बताना पड़ेगा, कोशिका की खोज कब की गई थी, आप लोग बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए, एकदम फटाफट बताइए कि कोशिका की खोज कब हुई थी। हम लोगों ने पढ़ा है ना, अभी जस्ट पहले भी बताया कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था, किसने किया था। तो मैं बता दे रहा हूँ, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था बेटा, अभी बताएं, इसको बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। अब अभी हमने जस्ट पहले ही बता दिया ना कि जो पेंसिल का लीड होता है जिसको कट पेंसिल लोग बोलते हैं, इसमें काले रंग का एक लीड बना हुआ बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा, वो किसका बना होता है, सल्फर का बना होता है, जी नहीं। सोडियम का बना होता है, नहीं। लोहा नहीं। ग्रेफाइट नहीं, जी ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है, यह कार्बन का एक रूप है, समझे। अब सोडियम, अब समझो सोडियम क्या है, एक धातु है। तो सोडियम एक मात्र ऐसा धातु है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी मुलायम होता है, इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। बेटा आप सभी याद रखिएगा, कहाँ पे,
केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है सोडियम एवं पोटेशियम को, ठीक है। क्यों रखा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो बेहिचक आप लोग बोलोगे बेटा कि ये जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जिस कारण से इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। कहाँ पे, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो बेटा याद रखोगे सोडियम, ठीक है। सोडियम को एन से सूचित करते हैं ये, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, लिथियम। तो आप लोग को बुक में दिया हुआ है सोडियम, तो याद रखोगे बेटा सोडियम। अगला, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है, जो जीवों की मृत अवशेषों से बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो इसमें है कौन जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, बेटा देखिए कोयला तो जीवाश्म से ही बना हुआ है, जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोल भी है, तेल, लकड़ी जो है आप लोग पेड़ पौधा देखा क्या किसी के जीवों के अवशेषों से निर्माण हुआ है क्या, तो कोई भी तो कल्पना कर ही सकता है बेटा कि नहीं। लकड़ी का जो निर्माण हुआ है ये प्रकृति के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। अब कोयला का निर्माण कैसे हुआ बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई वर्षों पूर्व, ठीक है, 400 पूर्व तो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि पृथ्वी पर कई प्राकृतिक घटनाएं एक साथ घट गई थी, जैसे तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी सब, जिनके कारण क्या हुआ था पूरी पृथ्वी जो है बेटा वो पलट गया था। क्या हुआ था, पलट गया था, जिनके कारण पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी पेड़ पौधे थे वे सारे के सारे पृथ्वी के अंदर दब गए। अब समझिए कई वर्षों तक जब दबे रह गए तो क्या उसमें ताप बढ़ा और दाब बढ़ा, दाब और ताप बढ़ने के कारण के धीरे धीरे क्या हुआ, सड़ना गलना शुरू हुआ। अब मतलब जिसको हम लोग कहते हैं किताबी भाषा में अपघटन होना प्रारंभ हुआ, अपघटन होना प्रारंभ हुआ, जिसकी पश्चात ये अपघटन होकर के धीरे धीरे क्या हुआ, कार्बन का रूप धारण कर लिया, मतलब काले रंग के हो गए, जिसे आज हम लोग कोयला के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए कोयला समझ में आ गया, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी, ठीक है बेटा। चलिए अब समझिए यहाँ पे प्राकृतिक गैस आप लोगों ने पढ़ा होगा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा याद रखिएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपसे पूछ लिया जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा सीएनजी, ठीक है, कार्पोरेट नेचुरल गैस, ठीक है। ये जो होता है वाहनों में प्रयोग किया जाता है, किसमें, वाहनों में। ये प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है बेटा, किसी प्रकार के प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है। आप लोग गैस सिलेंडर आप लोग देखे होंगे घर में, जहाँ पहले हम लोग लकड़ियों से खाना बनाते थे, तो आज आप लोगों ने देखा होगा हर घर की जो माताएं बहनें होती है वो सिलेंडर आप लोग देखे होंगे एक रखता है ना, इसी की गैस के माध्यम से क्या होता है कि खाना बनाता है, ईंधन के रूप में इसी का उपयोग करता है। तो इसमें कौन सी गैस भरा जाता है बेटा, तो एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं। अब समझिए जब किसी को रगड़ा जाता है तो उससे क्या होता है, देखिए जब हाथ में रगड़िएगा तो उससे आवेश उत्पन्न होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, तो याद रखिएगा आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को अस्थिर विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थिर विद्युत कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है बेटा, याद रखिएगा एम्पियर होता है। इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो अमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो एक साथ हमने कई प्रश्नों को देखा। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा विपरीत जो आवेश होता है उनके बीच क्या होता है, तो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, जबकि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण। अगला कह रहा है हार्मोन क्या है, तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है हार्मोन क्या है, तो एक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। निम्न से कौन सी जीवाणु जनित रोग है, यानी इनमें से कौन है जो जीवाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। तो जीवाणुओं द्वारा कौन होता है बेटा, आप लोग देख रहे हैं ये खसरा जो है वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। जबकि ये जो चेचक है वो रेबीज है, वो क्षय रोग है जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वायरस के कारण होने वाले रोग है। किसके कारण, वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं।
आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा रेबीज। अब देखिए रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। देखिएगा आप लोग के गांव में कई पागल पागल कुत्ते घूमते रहते हैं, ठीक है, जो हमेशा इधर उधर कभी बकरी को कभी ये वो को खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पागल कुत्ते होते हैं उसको काटने से क्या होता है, रेबीज बीमारी होता है, ठीक है। ये बहुत ही डेंजर बीमारी होता है बेटा, इसलिए जब भी किसी बच्चे को कुत्ते काटे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इससे सलाह लेकर के इंजेक्शन को आता है, इस इंजेक्शन को लेना चाहिए, ठीक है। तो रेबीज किसके काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है, यानी इनमें से कौन सी गैस होती है जो अत्यंत विषैली होती है, ठीक है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। देखिए बेटा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये सबसे इन गैस जितने भी दिए हुए हैं सबसे जो होता है सबसे अधिक विषैले होते हैं। कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब नाइट्रोजन जो है हमारे जो वायुमंडल है बेटा, वायुमंडल में सबसे अधिक गैसें कौन सी पाई जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। कितने पाए जाते हैं, तो 78% गैसें इसमें पाया जाता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है, ठीक है। इसी को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये अपशिष्टों से निर्माण होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा, तो ये CO2 होता है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक पाए जाने वाली गैसें कौन सी है, तो ऑक्सीजन, याद रखिएगा 21% पाया जाता है, ठीक है। अगला क्रैप प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। अब प्रोटीन का जो संश्लेषण है बेटा, तो आप लोगों ने पढ़ा है कहाँ होता है, प्रोटीन का संश्लेषण अभी हमने पढ़ा है कि राइबोसोम में होता है। कहाँ पे, राइबोसोम में होता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो कोशिका का बिजली घर, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा गिरा कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। अब सबसे अधिक प्रोटीन जो है किस में पाया जाता है बेटा, तो याद रखिएगा सोयाबीन में। किसमें, सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। अब प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बॉडी बिल्डर का काम करता है, बॉडी के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है। अब जो कि एड्स जो होता है बच्चों, ये काफ़ी डेंजर बीमारी है, ठीक है। जो ये यौन संचरित रोग होता है, ठीक है। ये किसके कारण फैलता है बच्चों, तो अप्राकृतिक रूप से, ठीक है। यह प्राकृतिक रूप से यौन संबंधी रोग है, यानी कि यौन से के कारण फैलने वाले रोग है, ठीक है। तो एड्स किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। याद रखो कौन सा, HIV, ठीक है, इम्यून वायरस के कारण होता है। अब समझिए एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरी संक्रमित व्यक्ति को कैसे फैल सकता है, एक साथ भोजन करने से, ठीक है, रुधिराधान से, एक दूसरे से गले लगाने से, इनमें से। देखिए बच्चे एक साथ भोजन करने से नहीं फैलेगा और एक दूसरे के गले लगाने से भी ये फैलने वाला रोग नहीं है। रुधिराधान करने से मतलब ब्लड डोनेट करने से, मान लीजिए इसका ब्लड अगर आप चढ़ा लेंगे तो निश्चित है आपको ये बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो एड्स बीमारी है, ठीक है, ये HIV वायरस के कारण होता है, जो गलत तरीके से यौन संबंध बनाने से होता है, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आप समझिए बेटा विद्युत जो धारा है वो क्या उत्पन्न करता है, उसमें प्रभाव करता है, बिल्कुल करता है। चुंबकीय प्रभाव करता है, ये भी करता है बेटा, रासायनिक प्रभाव भी करता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसमें रासायनिक और चुंबकीय, यानी ये तीनों करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास में, दाब का SI मात्रा क्या। अब दाब जो होता है P, हम लोगों ने पढ़ा अभी बच्चों की दाब जो होता है उनका SI मात्रा क्या होता है, तो दाब का SI मात्रा क्या होता है बेटा, तो पास्कल होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये भी होगा, ठीक है। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है, याद रखना 3 क्षेत्र। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। अब समझिए हाइड्रा जो होता है, ठीक है, हाइड्रा जो होता है बेटा उसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है, देखिए हाइड्रा में क्या होता है, देखिए ये हाइड्रा है, क्या है, इसमें धीरे धीरे उभार उत्पन्न होने लगता है, जिसके हम लोग मुकुल कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा जो होता है वो मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। हाइड्रा जो है एक बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। ये नहीं समझना कि एक कोशिकीय, ये एक बहुकोशिकीय जीव है। अधातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है बेटा, याद रखना अधातु जो होता है उनकी ऑक्साइड कैसी होती है, तो अम्लीय होती है, जबकि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, ठीक है। आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। अब समझिए आग को उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, ईंधन, वायु, उष्मा, इनमें से सभी। तो वायु तो चाहिए, उष्मा भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए, तो मतलब इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
मलेरिया रोग के कारण है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था ना कि मलेरिया किसके कारण होता है बच्चों। तो ये प्रोटोजोआ के होने वाले रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। निम्न से कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक का मतलब होता है बेटा कि वैसी पदार्थ जिसे जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो तांबा से धारा प्रवाहित होती कि नहीं, आप लोग देखे होंगे घर में, तो होता है, सबसे अच्छा चालक है। लोहा से भी तो होता है, एल्यूमिनियम से होता है, रबर से क्या आप लोगों ने देखा होगा, क्या रबर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या? नहीं ना, इसलिए रबर क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक हो जाएगा। निम्न से कौन सी गैस दहन में उपयोगी होता है? अब समझिए, दहन मतलब जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो बेटा जो दहन है तो वहाँ ऑक्सीजन गैस महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगी तो ये नहीं जल सकता है, आग नहीं पकड़ सकता है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन गैस महत्वपूर्ण होता है। बेलों द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार का बल है? तो बेलों द्वारा गाड़ी खींचने में अपने मांसपेशियों का उपयोग करता है, इसलिए क्या है ये? तो ये पेशीय बल है, ठीक है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा ही मात्रक बेटा न्यूटन होता है, और भार का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। एक अधातु जो कठोर होता है वह क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन सी अधातु कठोर होता है। तो कठोर सबसे अधिक कौन सा होता है? तो हीरा होता है, ठीक है। निम्न से कौन संश्लेषित रेशा है? तो निम्न में कौन जो है संश्लेषित रेशा है? तो बेटा यहाँ रेशम जो होगा वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संश्लेषित रेशा है, ठीक है। किस प्रदूषक से ओजोन परत की क्षति? अब ओजोन परत जो है बेटा ये याद रखना का समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे? समताप मंडल में। समताप जहाँ तापमान क्या होता है? समान होता है। यहाँ पे किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं घटती है, यानी कि यहाँ पे मौसम परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ओजोन जो है बेटा वो O3 इसका एक रूप होता है, ऑक्सीजन का एक रूप है जिसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ये क्या करता है? सूर्य से जो हमारी आने वाली जो परावैंगनी विकिरण होती है उनको पृथ्वी तक आने से रोक देती है, उनको पृथ्वी तक आने ही नहीं देती, ठीक है। लेकिन CFC जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो रहा है कि इनकी क्षति हो रही है, ठीक है। और सबसे पहले इनकी क्षति 2006 ईस्वी में अंटार्कटिका में देखा गया है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। जिसके कारण क्या हो रहा है? सूर्य की जो हानिकारक परावैंगनी किरण है पृथ्वी तक पहुंच रही है। इससे त्वचा कैंसर आप लोगों ने देखा होगा, त्वचा कैंसर, ठीक है, हड्डियों का कैंसर, मोतियाबिंद जैसे घातक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आप समझिए बेटा ये जो ओजोन परत की क्षति के लिए जो CFC है कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? आखिर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न कौन कर रहा है? तो इनके लिए भी जिम्मेवार है बेटे हम ही लोग, ठीक है। हम सभी क्या हो गए आज थोड़ा आप मतलबी हो गए, ठीक है। एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं कि CFC को उत्पन्न करें, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि उसमें इससे जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी से बचने के लिए हम लोग कूलर AC वगैरह लगा रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर वगैरह जो AC कूलर होता है, एयर कंडीशनर होता है, इसी से CFC गैस जो है बेटा इनका उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। चलिए, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन की खोज किसने किया था? तो बेटा याद रखना लुई पाइसर ने किया है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन है? अब वृद्धि हार्मोन, ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन को कौन करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि करता है, ठीक है। कौन सा करता है बेटा? पीयूष ग्रंथि। इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी ये सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। जिस प्रकार मास्टर क्या करता है? सभी बच्चों को कंट्रोल करता है, उनको शिक्षा देता है, सिखाता है, ठीक है, इसको नियंत्रित करके कक्षे में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जो होता है पीयूष ग्रंथि जो है सभी ग्रंथियों को ये नियंत्रित करता है, इसलिए इसको क्या करता है? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या आप भैया आप तो मास्टर हो, ठीक है। अब वृद्धि हार्मोन जो होता है इसके जब अधिक स्रावित होने लगता है किसी के शरीर में तो अनावश्यक रूप से ये काफ़ी लंबा, आप लोग देखे होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो 6 फीट 6.5 फीट के होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी देखे होंगे बच्चों जो कि 2 फीट 1.5 फीट 3 फीट के रह गए होंगे, ठीक है। तो जिस व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन अधिक स्रावित हुआ होगा उसमें ज़्यादा पाया गया, वो अधिक लंबा हो गया, जिसमें कम हो गया उसमें क्या हो गया? तो कमी हो गया, यानी कि वो बोना हो गया। एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है, ठीक है। चलिए, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। अब जंतुओं से कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है बेटा? दाल। तो दाल क्या जंतु से आता है क्या? शहद, ठीक है। तो शहद जो होता है आप लोग देखे होंगे, शहद मतलब नहीं समझ रहा है ना,
तो बेटा मधुमक्खी देखे, उससे जो हम लोग रस निकालते हैं ना उसी को हम लोग शहद कहते हैं। ठीक है, तो शहद कहाँ से प्राप्त है? जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, फल भी कोई जंतु नहीं देता, चावल भी कोई जंतु नहीं देता है। कह रहे किनके प्रयोग से घर्षण कम किया? आप घर्षण देख रहे होंगे, आप लोग साइकिल वगैरह तो चलाते होंगे बच्चों, तो कैरम बोर्ड खेले होंगे, तो वहाँ घर्षण जब बढ़ जाता है, घर्षण क्या होता है? ये गति को विरोध करता है। तो जब घर्षण बढ़ जाता है तो क्या होता है? वो स्पीड नहीं चलने लगता। तो हम लोग क्या करते हैं? कैरम बोर्ड में पाउडर छिड़क देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये स्पीड हो जाता है। तो फिर हम लोग देखे होंगे साइकिल में तेल देते हुए। ठीक है, तो तेल देते हैं, इसके कारण ये होता है बेटा, तेल या ग्रीस लगाते होंगे, इससे घर्षण जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो किसके प्रयोग से घर्षण कम होता है? ग्रीस के प्रयोग से होता है, तेल से। तो मतलब ये और भी दोनों हो जाएगा। एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह क्या है? तो ये कयांतरण है। क्या है? कयांतरण है। ठीक है, मानव कान की श्रव्यता प्रास क्या है? यानी कि जो हमारी मानव कान होती है, हम लोग है बेटा, देखिए जो अधिक कम ध्वनि होगा वो भी हम लोग नहीं, आप लोग किसी को देखते हैं फुसफुसाहटों से बात करते हुए अपने फुस, तो क्या हम लोग सुन पाते? नहीं, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं क्या इन लोग बात कर, हाँ हमरे ही चुगली कर रहा है, हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं ना। ठीक है, जबकि जो एक सामान्य बातचीत होता है इसमें जो 30 से 40 डेसिमल की ध्वनि निकलता है बेटा। ठीक है, सामान्य। लेकिन अब जो सुनने वाला हम लोग जो होता है वो 20 HZ से जो होता है 20,000 HZ तक की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग, हमारी जो कान होती है उनको सुन सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं श्रव्यता परस। ठीक है, तो कहाँ से हो जाएगा? 20 HZ से 20,000। अब देखिए 20 HZ से 20,000 है, बिल्कुल। अब 20 HZ से जो कम की ध्वनि होती है उनको अपश्रय ध्वनि कहते हैं, क्योंकि उसको हम लोग नहीं सुन सकते। ठीक है, और 20,000 HZ से जो अधिक की ध्वनि होती है उनको पराश्रय ध्वनि कहते हैं, वो भी हम लोग नहीं सुन सकते। ये हमारे कानों के लिए काफ़ी डेंजर होता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ये कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसको बेटा याद रखिए, कोशिका का रसोई घर क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। तो ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पे? हरी पत्तियों में पाया जाता है। हरी पत्ती जो पत्तियाँ होती है हरी किसके कारण दिखाई देती है? तो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। अभी जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण में यह भूमिका निभाती है। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा? आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, हर्ट्ज का ऐसा, हर्ट्ज किसका ऐसा ही मात्रक है? तो हर्ट्ज किसका? आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज, याद रखिएगा बेटा, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है। 1 किलोग्राम भार होता है, 1 किलोग्राम भार किसके होता है? तो लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, 9.8 न्यूटन यानी कि 10 न्यूटन के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, अब समझिए, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी दिशा में पुनः मुड़ जाती है, यह घटना क्या कहलाती है बेटा? यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। इनके 2 नियम होते हैं। अब समझिए कोई प्रकाश की किरण आपतित हुआ, यहाँ पे टकराने के पश्चात क्या हुआ? ये परावर्तित हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। याद रखना बेटा, परावर्तित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, तो आपतित किरण इसको कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो इनके 2 नियम है। कौन कौन है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कहाँ पे बेटा? एक तल पे होते हैं। पहला नियम ये हो गया। दूसरा है कि कोण आई जो होता है वो बराबर होता है कोण आर के, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? तो बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सदैव क्या लिखा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या होता है? सदैव होता है, हमेशा होता है। ऐसा नहीं कि अभी हुआ फिर कल अलग हो जाएगा। तो ये सदैव क्या होता है? बराबर होता है। कह रहे श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है? अब समझिए बेटा, जो श्वेत प्रकाश होता है ठीक है, उसमें कुल 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होता है? तो बेटा याद रखिएगा, बेनी या पिनाला, इसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। वर्ण विक्षेपण आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण कम होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है बेटा वो सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए इसका जो वर्ण विक्षेपण है सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है, इसलिए इसका वर्ण विक्षेपण है सबसे अधिक होता है। ठीक है, निम्न से किसे बाह्य निषेचन होता है? यानी किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है? कुत्ता में, बिल्ली में, मेढक में, मनुष्य में। ठीक है, तो मेढक में यहाँ पे हो जाएगा बाह्य, क्या है? बाह्य निषेचन।